बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि 7 मई के बाद जो है ये मामला ठीक हो जाएगा। प्राइसिस के हवाले से भी इश्यूज हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि जी एलएनजी के 2 बड़े सौदे वो वापस हो गए हैं और कोल की जो पेमेंट होनी थी वो टाइमली नहीं हुई, इस वजह से है। फिर डीजल जो है उसकी जखीरा अंदोजी हो रही है, वो क्राइसिस आ रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं जो एलिगेशन है अब अपोजिशन की हुकूमत के ऊपर। साथ साथ वो कहते हैं कि ये जो प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस जिसमें आटा, चीनी, घी है, ये भी महंगा हो रहा है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो अपोजिशन का मौकिफ क्या है और हुकूमत का मौकिफ क्या है। क्योंकि तवाराई के हवाले से डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 2018 में क्या सूरत हाल थी और अब जब उन्हें हुकूमत मिली है तो क्या सूरत हाल है। दूसरा, इमरान खान साहब आज लाहौर तशरीफ ले गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक मरतबा फिर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद का इजहार नहीं करती, लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई अखलाकी जवाज नहीं है कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहे। तो अखलाकी जवाज हमारे यहाँ कहाँ होता है, कब होता है और कब खत्म हो जाता है, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि वो 20 लाख अफराद चाहते हैं कि इस्लामाबाद जमा हो और उस वक्त तक ना उठें जब तक जो है इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते, और ईद के बाद वो अपनी पाकिस्तान में जगह जगह मुहिम शुरू करेंगे, अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और फिर फाइनल कॉल देंगे इस्लामाबाद की जानिब। हमजा शहबाज साहब के मामले के ऊपर आज लाहौर हाई कोर्ट ने फिर दो टोक फैसला दिया और कहा है कि कल हर सूरत में जो हलफ है वो लिया जाए, गवर्नर ले या कोई रिप्रेजेंटेटिव ले। क्या है कि 25 रोज से एक बड़ा सूबा जो है वो बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के चल रहा है। तो ये मामलात हैं जिस मेरे साथ मौजूद हैं तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत मोहतरम हसन खावर साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्जिया का द न्यूज़ के एडिटर हैं मोहतरम जनाब आमिर गौरी साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पहले तो डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये जो एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू भी की थी, लेकिन चाहते हैं कि आज जरा जो सूरत हाल है वो बता दे, क्योंकि होता यह है कि हमेशा हर आने वाला जाने वाले के ऊपर मलबा डालता है। तो आपके पास क्या ऐसे ठोस दलाइल हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि नहीं, ये किया धरा आपका नहीं है, ये सब कुछ पिछली हुकूमत का है। और अब जबकि फवाद साहब कहते हैं कि 2 डीलें भी कैंसिल हो गई हैं, कोल की भी पेमेंट नहीं हुई है, ये 2 हफ्ते में आपने इतनी सारी गड़बड़ कर दी है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, ये बताना चाहूंगा कि 2013 में जब ये गवर्नमेंट आई थी नवाज शरीफ साहब की, तो शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी और दही इलाकों में 16 से 18 घंटे और बाज़ जगहों पे 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। तो बड़ी मेहनत की गई इस पे और नवाज शरीफ साहब खुद भी इसको सुपरवाइज करते रहे और 4 साल में तकरीबन 11 से 12 हजार इजाफी मेगावाट बिजली जो है पैदावारी के जो ताकत थी वो बढ़ाई गई, जिसके नतीजे में लोड शेडिंग खत्म हो गई और 2018 के अंदर बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं हुई। अब जब हम वापस आए हैं तो इस वक्त आज से 3 दिन या 2 दिन पहले तक फ्यूल शॉर्टेज की वजह से, यानी जब हमने जहाँ पे ईंधन तेल है वहां तेल मौजूद नहीं, जहाँ पे ईंधन गैस है वहां पे गैस मौजूद नहीं, तो ईंधन ना होने की वजह से तकरीबन 4500 मेगावाट बिजली जो है वो गायब थी। यानी कारखाने हमारे पास मौजूद हैं, कैपेसिटी पेमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन हमने उनको ईंधन फराहम नहीं किया जो हुकूमती जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से ये तमाम कारखाने बंद पड़े हुए थे। उसके अलावा इजाफी तौर पे तकरीबन 4000 मेगावाट, 4200 के करीब मेगावाट मेंटेनेंस ना होने की वजह से शट डाउन थे। फिर हमारे यहाँ होता ये है कि हर साल या 2 साल के बाद जो तवानाई के ये कारखाने होते हैं, इनको एक चीज मेंटेनेंस के लिए रोका जाता है तकरीबन 6 हफ्ते के लिए, 8 हफ्ते के लिए या 4 हफ्ते के लिए। उसको कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, और ये इसेंशियल होता है, ये जरूरी होता है। तो हमारी कोशिश ये हुआ करती थी कि जितना भी टर्न अराउंड टाइम है जिसमें कारखाने मेंटेनेंस के लिए 4 से 6 हफ्ते बंद रहते हैं, ये समर में ना हो, ये सहूलत के साथ या तो सर्दियों में इनको टर्न अराउंड कर लिया जाए या खिजा में कर लिया जाए या बाहर में कर लिया जाए जब गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी होती है। तो इस वक्त जो स्केड्यूल्ड शट डाउन है यानी इस टर्न अराउंड के लिए वो इजाफी 2000 है।
تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تقریباً 11-12 ہزار میگا واٹ ہم نے اضافی بجلی ڈالی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے، اور یہ 3 وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کی وجہ سے 11 ہزار میگا واٹ بجلی آج بند ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی صعوبت کا، بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی وہ سمری جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، مگر یہ اس کا صرف یہ ایل این جی والا جو معاملہ جو آج فواد صاحب نے اٹھایا، یہ کیا ہے کہ جی 2 آپ کے وہ کینسل ہو گئے، 2 سودے ہوئے اور وہ نہیں ہوئے، اور کول کی پیمنٹ کرنی تھی اور وہ نہیں ہوئی، اب وہ مہنگی ہو گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی یہ فواد صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہمیں ایل این جی بر وقت خریدنی ہوتی ہے، اور ایل این جی خریدنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تقریباً 6 سے 8 ہفتے کا ہے. پیپرا رولز کو اگر آپ فالو کریں، بعض مرتبہ اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ ایڈوانس میں ایل این جی جو ہے وہ خریدنی پڑتی ہے، ورنہ پھر ہمیں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے شارٹ ٹرم میں پیپرا سے اجازت لے کے ایل این جی خریدنی پڑتی ہے، یا کوئی بھی چیز جو ہم نے خریدنی ہو وہ خریدنی پڑتی ہے. تو آج سے 2-2.5 مہینے پہلے جب ہم یہ پلاننگ کر رہے تھے تو جس جگہ پہ تیل خریدنا تھا وہاں پہ تیل نہیں خریدا، جس جگہ پہ ایل این جی خریدنی تھی وہاں پہ ایل این جی نہیں خریدی، جس جگہ پہ ڈیزل استعمال ہونا تھا وہاں پہ ڈیزل نہیں استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تقریباً 4,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بند ہے. ہمارا ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ایک بات فواد صاحب کی صحیح ہے کہ ایک جو ہمارا لانگ ٹرم کانٹریکٹ تھا اس میں ایک جو شپ ہے وہ مسلسل تقریباً پچھلے 6 مہینے سے ہر مہینے ڈیفالٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ جرمانہ ہمیں ادا کر دیتے ہیں مگر مارکیٹ سے ایل این جی خرید کے نہیں دیتے. تو یہ جو ڈیفالٹس ہیں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں یہ پچھلے 4-5 مہینے سے ایک تواتر سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، جس کا آخری جو شپ ہے اس کا انہوں نے آج ذکر کیا ہے کہ اس کا ڈیفالٹ تھا. اور اگر آپ اس کا، میں نے ڈیٹس تو نہیں دیکھی مگر اگر ڈیٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی غالباً ڈیفالٹ کا ڈاکیومنٹ انہی کو سرو کیا گیا تھا. اچھا، ڈیفالٹ والی لیکن بات بہرحال صحیح ہے، لیکن حکومت ان کی تھی جس میں یہ ڈیفالٹ ہوا ہے. جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے 5-6 مہینے سے ہو رہا ہے، تو 5-6 مہینے سے یہ ڈیفالٹ جو ہے یہ تو انہی کی حکومت میں ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کمپنی کا نام شاید گنبر ہے، میں غلط نام نہیں لینا چاہتا. 2 کمپنیاں ہیں، ایک کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے اور ایک جو ہے وہ مسلسل ڈیفالٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں. وہ آپ کو جرمانہ ادا کر دیتی ہے مگر ایل این جی نہیں دیتی. تو یہ یہاں تک بات ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تیل، دیکھیے ایل این جی کی مارکیٹ ایسی ہے کہ جب آپ پہلے سے تیاری کر کے مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو گیس سستی ملتی ہے، بیکاز لوگ پلان کر کے آپ کو گیس دے سکتے ہیں. جب آپ پہلے سے تیاری کر کے نہ جائیں تو پھر آپ کو وہی گیس، یعنی اس حکومت کو گیس $4 میں مل رہی تھی، انہوں نے نہیں لی. $6 میں مل رہی تھی، نہیں لی. $12 میں مل رہی تھی، نہیں لی. اب وہی گیس جو ہے وہ 24 سے 26-27 ڈالر کی ہو چکی ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے جس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بجلی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، جو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی تفصیل بھی دوں گا. اس وقت میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ 2018 میں جب جس کے متعلق یہ ہمارے سب دوست کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ آپ نے مہنگے کارخانے لگا دیے، آپ نے مہنگی بجلی خرید لی، اس وقت بجلی کی پیداواری قیمت جو تھی وہ $9.60 تھی. یعنی جب یہ تمام مہنگی بجلی لگ چکی تھی تو اس وقت قیمت جو پیداوار کی تھی وہ $9.60 تھی، جو آج مدینہ کی ریاست جو ابھی کچھ دن پہلے تک تھی اس میں بجلی کی پیداوار کی قیمت $16.20 تھی. تو یہ فرق آیا ہے انہی کارخانوں میں جو پہلے چل رہے تھے $9.20 کی بجلی بنا رہے تھے، اور اب مس مینجمنٹ کی وجہ سے $16.20 کی بجلی بنا رہے ہیں. ٹھیک. حسان خاور صاحب، ڈاکٹر مصدق صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے مس مینجمنٹ ہوئی ہے اور کیا تھا، کس وجہ سے یہ جو آج شارٹ فال ہے وہ ہے. اب آپ یہ 2 ہفتے کے دوران نہیں ہے، یہ پورا ایک تسلسل ہے جس کی وجہ سے آج ایک باٹل نیک سچویشن میں کھڑے. اچھا دیکھیے طارق صاحب، مصدق صاحب بڑی اچھی بات کرتی ہیں اور ماشاءاللہ کافی نالجبل بھی ہیں، لیکن عوام کا تو ایک سوال ہے. انہوں نے 2 وجہ بتائیں بنیادی. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو کچھ کارخانے تھے وہ بند پڑے تھے اور کچھ کا ٹرن اراؤنڈ ہو رہا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ تمام باتیں عوام سچ مان لیں تو یہ لوڈ شیڈنگ تو پہلے سے ہونی چاہیے تھی. یہ کیسے یکا یک ہو گیا کہ جیسے ہی خان صاحب گئے اچانک ملک جو ہے وہ بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو گیا؟ کیا وہ کارخانے چل رہے تھے اور عمران خان صاحب کے جاتے ہی بند ہو گئے؟ کیا وہ ٹرن اراؤنڈ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ اس روز ہونا ہے، اس روز سکیجول کیا گیا تھا کہ جیسے ہی خان صاحب جائیں گے ٹرن اراؤنڈ شروع ہو جائے گا ان کا؟
नहीं, ये बात सही नहीं है। देखें, ये बात बिल्कुल मुसद्दिक साहब की ठीक है कि कारखानों का टर्न अराउंड होता है और इन टर्न अराउंड को पूरे साल में तकसीम किया जाता है। कोशिश होती है कि पीक मंथ्स जो है उसमें इसका टर्न अराउंड ना हो, और अप्रैल जो है वो बहरहाल डिमांड का पीक मंथ नहीं है और पूरे साल में इनको स्प्रेड आउट किया जाता है और इसी तरह वो चल रहे हैं। ये रूटीन पहले से ऐसी है, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ सिर्फ ये है कि एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट कर गए 2। अच्छा, ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं बाय द वे जो मुस्लिम लीग नून में किए हुए थे, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बहरहाल वो अपना फाइन पे करते हैं, उनको नहीं ये वाला खाता, वो डिफॉल्ट कर जाती है। डिफॉल्ट हो जाते हैं इस मार्केट में। जब डिफॉल्ट होते हैं तो हुकूमत वक्त का काम ये होता है कि सिस्टम के अंदर जो गैस हो वो उसको प्रायोरिटाइज करे और फौरी तौर पर इन कारखानों को डायरेक्ट करे। और ये मुश्किल फैसले होते हैं, ये बर वक्त फैसले होते हैं, और अगर आप नहीं करेंगे, सिस्टम में गैस तो है, कहीं और से निकाल के आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। लेकिन अगर हुकूमत वक्त का फोकस हो उम्रे की तैयारी पे, 27 लोगों के मिशन को ले जाने पे, अगर हुकूमत वक्त का फोकस हो कि कैसे FIA के उन अफसरों की ट्रांसफर करनी है जो शहबाज शरीफ साहब के केसों की तहकीकात कर रही हैं, अगर हुकूमत वक्त का फोकस हो प्रोसिक्यूटर्स को मना करने पे कि अदालत में ना पेश हों, अगर हुकूमत वक्त का फोकस हो लोगों के पासपोर्ट की तजदीद करने पे, पावर की जो बंदर बांट है उसके अंदर कि किसको क्या वजारत मिलनी है, अपने आप को क्लीन चिट देने में, तो जाहिर है कि जो अवाम के मुफाद के फैसले हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं और वो बर वक्त नहीं होते। बात यह है कि इन लोगों ने 3.5 साल जब ऑपोजिशन की तो उस ऑपोजिशन के अंदर उन्होंने ना लॉजिक देखा, और अगर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज आए तो उसको भी क्रिटिसाइज किया, अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी तो उसको भी क्रिटिसाइज किया, जब हमने सब्सिडी उसको भी दिया। अब बेसिकली दे हैव रन आउट ऑफ आर्गुमेंट्स, और उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया था उसमें से आधी चीजें तो इनके कंट्रोल में ही नहीं है, आधी चीजें ये मिसमैनेज कर रहे हैं, आधी इनके कंट्रोल में नहीं है। और अब ये जो बातें हैं ये अवाम की समझ से बालातर है। इस वक्त जो क्राइसिस है ये मुकम्मल तौर के ऊपर मैन मेड क्राइसिस है और ये मिस गवर्नेंस का क्राइसिस है, इसके अंदर और कोई चीज नहीं है। पहली लेकिन बात। 2 हफ्ते में दूसरी हसन बात, साहब 2 हफ्ते में इतनी मिसमैनेजमेंट हो गई और इतना मैन मेड क्राइसिस आ गया सिर्फ 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते में, अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं तो ये हाल हो गया ना। देखिए, मैं आपको फिर ये कहूंगा कि अगर एज ए लेमैन जिसको बिजली के शोबे का नहीं पता, एज ए लेमैन उसका ये सवाल होना चाहिए कि ये जो बातें मोहतरम मुसद्दिक साहब कर रही हैं कि जी कारखाने बंद थे, ये सब कुछ था, तो 2 हफ्ते पहले क्या वो चल रहे थे? 2 हफ्ते पहले तो लोगों को बिजली आ रही थी ना। चले पिछले 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ही हुआ है ना। एक बात। दूसरी बात ये है, डॉक्टर साहब के सामने जी 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 मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिफॉल्ट जो है पहली दफा नहीं हुआ, डिफॉल्ट हो जाते हैं आजकल। जो है जिस तरह का एक इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड है उसके अंदर डिफॉल्ट हो गए। अगर डिफॉल्ट हो गए तो आपने फौरी तौर पे रिएक्शन लेना है, फैसला करना है, और आपने सिस्टम के अंदर जो गैस है उसको डाइवर्ट करना है। अगर नहीं करेंगे तो यही होगा। तीसरी बात इसमें एक और भी है, क्योंकि मुसद्दिक साहब ने कहा कि जी गैस जब $4 की थी, 8 की थी, 12 की थी। एक बात लोगों को वाजे करना बड़ा जरूरी है कि गैस आप खरीदते हैं तब जब उसकी डिमांड हो, आप गैस स्टोर नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आज $4 की गैस मिले तो मैं अगले 10 साल का जखीरा कर लूं। तो गैस जो है जैसे जैसे डिमांड होती है वो करते जाते हैं, और जब डिमांड, और उसके लिए प्राइस हेज करने के लिए आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब प्राइस वेरिएशन ज्यादा हो जाए तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट कर जाती है, जैसे अब हो रहा है। ठीक। मैं हसन साहब आपके सवाल सारे रखूंगा मुसद्दिक साहब के सामने, लेकिन आमिर गौरी साहब, हुकूमत का मौकिफ, अपोजिशन का मौकिफ, अब अवाम का मौकिफ बयान करना आपकी जिम्मेदारी। भाई मैं इस वक्त जो है ना एक फैक्ट्री के तौर पे बैठा हूँ, लोड शेडिंग हुई है और मेरे जो पसीने के जो कतरे हैं ना वो पीछे और आगे जहां जहां चल सकते हैं वो चल रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि अगर इस प्रोग्राम के दरमियान में मेरा वाईफाई जो है वो फेल हो गया तो शायद मैं वो भी दरमियान से उठ जाएगा। ये जो चीज दोनों मेरे दोस्त है ना, देखें, एक तो जो है पिछले महीने से एकदम डिमांड बढ़ी है, चूंकि गर्मी उठी है तो बहुत सारी एयर कंडीशनर जो नहीं चल रहे थे अब वो भी चलने शुरू हुए। लोगों का जो बिजली की कंजम्पशन है वो कई गुना बढ़ गई है और उस वजह से डेफिनेटली हर साल होता है ये। लेकिन जो चीज दोनों दोस्त कह रहे हैं, देखिए एज कॉमन लेमैन मैं ये डिमांड करूंगा गवर्नमेंट से इस वक्त कि उनके पास एक वजह है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोग यकीन करें ये सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे इस वक्त कि ये कब तक चलेगा,
ठीक है ना, कि पिछली हुकूमत करके गई है, उनके पास जो है वो ये जवाब होना चाहिए कि ये कब तक कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, उन्होंने डेट दे दी है कि ये जो है मई के पहले हफ्ते के अंदर, ईद के फौरन बाद जो है लोड शेडिंग के अंदर मुकम्मल तौर पर खात्मा हो। डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई प्लान होगा, और अगर नहीं होगा तो क्रिटिसिज्म पड़ेगा। जहां तक बात जो हसान कह रहे हैं, देखें इनकी हुकूमत जो है एक तारीखी चेंज के साथ चेंज हुई है इस मुल्क के अंदर। पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई हुकूमत जो है वो अदम एतमाद की वजह से चली जाए। इसका मतलब है कि जो कह रहे हैं ना कि मुल्क जो है उनको इमरान खान के ऊपर एतमाद था, लोगों को एतमाद था, उनकी हुकूमत के साथ ये हो गया वो हो गया। जो हाउस है पाकिस्तान का, रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, उसको एतमाद नहीं था वजीर आजम के ऊपर, और उनके अपने साथियों को एतमाद नहीं रहा। तो किसी मुल्क के अंदर अपोजिशन जो है वो हुकूमत नहीं गिरा सकती, उसके पास के नंबर्स नहीं होते। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये होती है कि किसी गवर्नमेंट के अपने साथी जो है वो लूज कर जाए कॉन्फिडेंस अपनी गवर्नमेंट के अंदर, और वो ये कहें कि जनाब अगर फर्ज किया आती है किसी किस्म की एतमाद की तहरीक तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े नहीं होंगे। इमरान खान साहब किसी को भी जो है वो दोष दे सकते हैं, अमेरिका के अलावा भी, ठीक है ना, सारी दुनिया की ताकतें उनके खिलाफ थी। लेकिन अब ये जो इशू है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, देखें इसमें इशू सिर्फ सही यही है कि अगर फर्ज किया वो कारखाने नहीं चल रहे थे और वो चीजें जो है वो ईंधन की फराहमी की वजह से चलने लगेंगे। अगर फर्ज किया कहीं पर कोई टेक्निकल फॉल्ट्स थे, वो टेक्निकल फॉल्ट्स जो है वो छोटी मोटी जो है जुगाड़ के साथ ठीक हो सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि हो सकते हैं अगर वो चल रहे थे, और वो उनके अंदर जहाँ कहीं पैसे की कमी होगी, कोई वो गारंटीज मांगेंगे, जो भी है, जितनी जल्दी ये हुकूमत जो है उन चीजों पे काबू पाके उनको चला ले। अगर फर्ज किया वो 12,000 मेगावाट नहीं आते, फर्ज किया लेट से 5-6 हजार मेगावाट ही जो है अगले 3-4 वीक के बाद नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो जो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर जो बिल्ड होगा उसके अंदर कमी होगी। मेरा एज पाकिस्तानी सिटीजन इस वक्त यकीन करें, मुझे ना गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है, मतलब उम्मीद से मुराद है कि रोजी उम्मीद जरूरत से ज्यादा, और ना ही मैं अपोजिशन की बात सुनना चाहता हूँ कि जनाब इनको फौरी तौर पे नजर आना शुरू हो गया कि आप तो कहते हैं मेरा मसला हल करें किसी भी तरीके से, बस बिजली आनी चाहिए, जो मर्जी करे हुकूमत है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, दो बातें जरा क्योंकि हसन साहब ने उठाई। एक वो यही कि जी अचानक से क्या हो गया, खान साहब जब हुकूमत में थे तो इतनी लोड शेडिंग नहीं थी, आते ही क्या ये सब कुछ बहरान हो गया। और दूसरा प्रायोरिटी वाली उन्होंने बात की, तो इन दो बातों का अगर आप जवाब दें तो। अवाम को ये तो पता है कि 2018 में बिजली लग गई थी और लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, और अब लोड शेडिंग वापस आ गई, और लोड शेडिंग पे इमरान खान के आखिरी महीने के अंदर वापस आ गई थी। मगर क्योंकि उस वक्त गर्मी की शिद्दत ज्यादा नहीं होती, तो जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ी है, हर महीने हम गर्मी की शिद्दत के मुताबिक से प्लान करते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में भी और बिजली की वजारत में भी, कि आने वाले वक्त में जब गर्मी इतनी होगी तो हमें इतना ईंधन चाहिए होगा, और अगर आप जाते जाते में वो ईंधन ना खरीदें तो फिर लोड शेडिंग आ जाती है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोगों की समझ में बात है कि लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, लोड शेडिंग वापस आई है, लोड शेडिंग मिसमैनेजमेंट से आई है। ये भी लोगों को समझ आती है कि 4,500 मेगावाट बिजली जो है वो गायब हो गई है ईंधन ना होने से, और 4,000 मेगावाट बिजली गायब हो गई है अपनी मेंटेनेंस ना करने से। ये टर्न अराउंड वाली मेंटेनेंस नहीं है, वो 2,000 मेगावाट अलहदा है जिसका हसन खाविद साहब जिक्र कर रहे थे, और मैं मानता हूं इनकी बात, और मैं आज भी इंसिस्ट करता हूं कि उसको वक्त से, जब गर्मी की शिद्दत में ना इजाफा हो उस वक्त स्केड्यूल कर लेना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो काम पिछली हुकूमत 2-3 महीने में नहीं कर सकी, क्या हमने उसका कुछ सदेबाप किया है? तो मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करता हूं। ये पिछले 8 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर हमने 4 कार्गो खरीद लिए हैं एलएनजी के, 3 कार्गो मई के महीने के लिए खरीद लिए हैं, और 1 कार्गो जून के महीने के लिए खरीद लिया है, और उसके अलावा बिड्स डाल दी हैं जून के महीने की, ताकि लंबा लीड पीरियड मिले और हमें सस्ती एलएनजी मिले। इसी तरह कारोबार होता है, इसी तरह करना चाहिए। इसके अलावा 5 शिप्स जो हैं वो फर्नेस ऑयल की, जिनकी जरूरत थी, जो पिछली हुकूमत को खरीदना थी, उन्होंने नहीं खरीदी, वो खरीद ली गई हैं, वो मुआहदे तय कर लिए गए हैं। तो जो काम पिछली हुकूमत 3-4 महीने में नहीं कर सकी, जानते हुए कि मई में गर्मी कितनी होती है, हमें कितना ईंधन चाहिए, वो 8 दिन में सारा काम हो गया है। 5 शिप्स जो हैं वो खरीद लिए गए हैं, 4 शिप्स मई के महीने के लिए फर्नेस ऑयल के, 1 शिप जून के महीने के लिए।
3 कार्गोज यानी 3 शिप्स खरीद लिए गए हैं LNG के मई के महीने के लिए और 1 जून के महीने के लिए, और सब जो ईंधन है उसकी फ्यूचर बिड्स जो हैं वो डाल दी गई हैं ताकि हमें सस्ते दामों वो ईंधन मिले। इसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया है कि मई के पहले हफ्ते के बाद, क्योंकि फिर ये तमाम शिप्स जो हमने खरीदे हैं ये आना शुरू हो जाएंगे, सप्लाई चेन में लग जाएंगे, ईंधन की फराहमी शुरू हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसके बाद लोड शेडिंग के ऊपर दोबारा से काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि लोड शेडिंग की जो कैपेसिटी हमें जो चाहिए वो हमारे पास मौजूद है। दूसरी जो मामला है वॉर फुटिंग के ऊपर, शहबाज साहब ने कहा है कि फौरी तौर पे जो मेंटेनेंस ना करने की वजह से तबाही बर्बादी हुई है बिजली के कारखानों की, फौरी तौर पे वॉर फुटिंग के ऊपर सेक्रेटरीज को कहा है कि उनको फिक्स किया जाए और वो 4000 मेगावाट जो हैं वो वापस लाए जाएं। जो 2000 जो एनुअल टर्न अराउंड वाले हैं उनको हम अभी चलने दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, कीमतों में इजाफा जो है वो प्रायोरिटी वाली बात करते हैं, लेकिन कीमतों में इजाफा भी, क्योंकि आज भी था फ्यूल एडजस्टमेंट की मध्य में 1 महीने के लिए नेपरा ने कहा है कि जी बोझ होगा, ये है, ये प्राइसेस के ऊपर भी कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी लोग कमर टूट गई है जितने महंगे महंगे मतलब भारी भरकम बिल आ रहे हैं उनके। जी, पहले तो मैं वही बात कहूंगा जो मैंने आपको पहले कही थी कि बिजली पैदा करने की कीमत जो थी वो 2018 में उन तमाम महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका इल्जाम PTI लगाती है 9 रुपए 60 पैसे पर यूनिट थी, वही कीमत आज 16 रुपए 20 पैसे हो चुकी है इस हुकूमत में। तो अब हमारी कोशिश है कि इसको बतदरीज नीचे लेके जाएं। अब सवाल आप ये पूछेंगे कि ये सारा कुछ होता कैसे है। देखिए, एक तो नाअहली की वजह से, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर सबसे सस्ती बिजली LNG बना रही है और आप डीजल चला रहे हैं तो वो महंगी हो जाएगी बिजली, इसमें क्या शक है। तो ये भी हो रहा था। मगर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 1 रुपए की डिवैल्यूएशन होती है तो बिजली की जो बोझ पड़ता है बिजली के सेक्टर के ऊपर वो तकरीबन 4 अरब रुपए का है। तो इस हुकूमत ने लगभग की है डिवैल्यूएशन तकरीबन 70-80 रुपए की, और 70 रुपए की अगर आप मान लें तो इसका मतलब है कि तकरीबन 300 अरब 280 अरब रुपए का बोझ इन्होंने इजाफी डाला है सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से। ये हो गई एक बात। 100 अरब रुपया जो है वो बोझ है लोगों के ऊपर बिजली की चोरी की वजह से, और 200 अरब जो है वो सालाना बोझ है इस वजह से कि जो पैसे रिसीवेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने लेने होते हैं वो ले नहीं पाती। तो मैंने आपको तकरीबन 600 अरब का टीका बता दिया है जो अवाम को लग रहा है। इसको इंशाल्लाह ठीक करेंगे। जैसे हमने बिजली की पैदावारी ताकत बढ़ाई थी, बिल्कुल उसी तरह इन तमाम चीजों पे काबू पाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बिजली की कीमत को नीचे लेकर आएंगे, उसकी पैदावारी कीमत को भी और उसके टैरिफ को भी, यानी वो कीमत जो अवाम अदा करते हैं। इस वक्त जो नेपरा ने टैरिफ जो 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 प्रेजेंट किए हुए हैं उनके मुताबिक आने वाले वक्त में, यानी हम जब गए थे तो टैरिफ जो एवरेज बिजली की कीमत थी जो अवाम अदा करते थे वो 13 रुपए थी, 13 रुपए से कुछ कम थी, 12 रुपए 90 पैसे या कुछ इस तरह थी। अब जो है वो प्रोजेक्शन ये है कि जून के महीने तक वही कीमत जो है वो, मैं जरा पढ़ के ही आपको बता दूं, 20 रुपए के करीब हो जाएगी और उससे जुलाई में उससे भी बढ़ जाएगी। तो ये जो तमाम चीजें जो अब सिस्टम के अंदर आ गई हैं जिनसे ये कीमतों में इजाफा हो रहा है, हमें कभी यकीन है कि अगर हम इसी डेडिकेशन से काम करेंगे जैसे हमने पहले किया था तो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कीमत को भी नीचे लाएंगे, बिजली की फरहमी को भी यकीनी बनाएंगे और आवाम पे बोझ भी कम करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जो है ना वो फिर आते हैं तो थोड़ी सी ये गुफ्तगू करेंगे और फिर पंजाब वाला जो मामला है उसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हसन खावर साहब, आमिर गौबरी साहब मेरे मेहमान हैं। हसन खावर साहब, ब्रेक पे जाने से कबल जो मुसद्दिक साहब ने गुफ्तगू की, आप उस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम पंजाब वाला जो मामला है उस पर गुफ्तगू कर लें, अगर आपने उसके ऊपर कोई बात करनी है जो मुसद्दिक मलिक साहब का पॉइंट था। जी देखिए, बिल्कुल मैं छोटी मुख्तसर बात करना चाहता हूँ उसके ऊपर। देखिए, एक बात तो ये है कि जो मुसद्दिक साहब फरमा रहे हैं कि जी कुछ तो ईंधन की फरहमी है, कुछ मेंटेनेंस है, फिर तो उन्होंने तारीख भी दे दी है कि 7 मई तक। तो अगर यही है, अल्लाह करे कि ये इनकी बातें तमाम ठीक हों और ये मजीद मिसमैनेज ना हो और 7 मई से कम लोगों की मुश्किलात में कमी आ जाए और उसके बाद ये कोई नया एक्सक्यूज जो है PMLN की गवर्नमेंट वो ना दे इसको बढ़ाने का।
لیکن بجلی کے نرخوں کا میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن شہباز شریف صاحب آئے ان کے آنے کے بعد جو انیشل فیصلے تھے اس کے اندر 4.85 روپے فی یونٹ بجلی کے نرخ میں اضافہ کیا گیا، اور اس کے بعد آج میں پھر ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ 2.86 روپے کا مزید ایک جو ہے بوجھ وہ مزید ڈالا جا رہا ہے، جو میں دیکھ رہا تھا۔ ڈالر کی جو انہوں نے بات کی، دیکھیں بڑی سمپل بات ہے، اس ملک کی جو برآمدات ہیں وہ تو بدقسمتی سے پرانی کسی حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی، اور باقی جو ہماری ترسیلات زر تھیں اور درآمدات تھی، ترسیلات زر کم تھی، درآمدات زیادہ تھی، تو بیچ میں ان کا جو ماڈل تھا وہ تھا قرضے کا۔ تو اگر قرضے لے کر آپ کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ قوم پہ قرضے کا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ فیصلہ کر لیں، ادروائز اگر آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ برج نہیں کریں گے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کیا ہے۔ اور آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ آفٹر رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی گروتھ سسٹینیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کے ملک کی جو ہے برآمدات ہی نہیں ہے، آپ ڈالر کما ہی نہیں سک رہے۔ تو اگر ڈالر کما نہیں سک رہے تو ڈالر کو نیچے آپ کیسے رکھتے ہیں قرضے لے کے اور مارکیٹ میں ڈال کے؟ تو یہ وہ طریقہ ہے جس نے پہلے بھی ہمیں ایک بدترین کرائسس سے پہنچایا تھا، اور اگر دوبارہ یہ کریں گے تو وہ دوبارہ پہنچائیں گے۔ لیکن اور حسن صاحب تیسری پھر وہ بات یہ قرضوں ہے کی کہ جب جو آپ بات کریں گے تو پھر وہ بتائیں گے کہ جی 70 سال میں کتنے قرضے ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ ان 70 سالوں میں 70 یا 80% قرض تو آپ کی حکومت نے لے لیا، پھر وہ سرکولر ڈیٹ بھی گنوائیں گے۔ تو اگر آپ کی حکومت نے قرضے نہ لیے ہوتے یا قرضے کم کر دیے ہوتے تو بات ہے، قرضے تو آپ بھی لیتے رہے بلکہ آپ کے اوپر یہ کہ قرض بھی لیے اور کوئی میگا پروجیکٹس بھی نہیں کیے ہیں، تو آرگومنٹ تو یہ آتا ہے پھر۔ دیکھیں طارق صاحب، یہ بجٹ بکس کا پارٹ ہے۔ قرضے کا جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے وہ پرانے قرضوں کے سود میں جا رہا ہے، اور سب سے بڑا ہے۔ ہم جب آئے تھے اس وقت جو ان کی گورنمنٹ کے اندر جو ڈیٹ کا بلڈ اپ تھا سال کا، ایکسٹرنل ڈیٹ کا $4.5 ارب سال کا تھا، ہم اس کو کم کر کے $2.5 ارب پہ آئے تھے۔ پہلے آپ بلڈ اپ کام کریں گے پھر آپ جائیں گے، اب یہ آ گئے ہیں، یہ دوبارہ بڑھنے جا رہا ہے، اور یہ جو اکانومسٹ اور ہسٹورینز ہیں یہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن میں آخر میں آپ سے یہ ضرور کہوں جی کہ ڈیزل کا جو بحران ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی ضرور ان سے پوچھیں کہ حکومت سے پوچھیں جو کسانوں کو ڈیزل نہیں مل رہا، اور یہ صرف اور صرف یہ بھی مس مینجمنٹ اور ریٹ آف دا گورنمنٹ نہ ہونے کا ہے، کیونکہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ مفتاح صاحب نے وہاں جا کر اندیا دے دیا ہے کہ جو سبسڈیز خان صاحب دے کے گئے تھے ودرا کر رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اس وقت ڈیزل کے ذخائر پہ بیٹھ کے بیچنا نہیں چاہ رہے، ان سے مینج نہیں ہو رہا، اور وہ اپنا ڈیزل جو ہے مارکیٹ میں نہیں بیچ رہے۔ تو یہ بھی ایک لمبی ہے، بہرحال 1-2 ہفتے تو آپ یہ کہیں گے کہ جی پچھلی حکومت اور یہ وہ، لیکن اس کے بعد ان مسائل کا بوجھ آپ کو خود اٹھانا پڑے گا۔ جی عامر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے تو آپ کر لیں تو پھر میں نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتا ہوں۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ یہ سنا ہے کسی گورنمنٹ سے پچھلی حکومت کے دوران کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس کا فائنانس منسٹر یہ کہے کہ وہ کنفرم کرے کہ پاکستان جو ہے وہ نیٹ امپورٹر بن چکا ہے فوڈ گرینز کا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ 70% کا ایگریکلچر ملک ہے جو اپنے لیے خود گندم نہیں اگا سکتا، اپنے لیے خود پوری چینی نہیں پیدا کر سکتا، اور وہ چیزیں امپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری طرف سے عمران خان صاحب کی ایک بات تھی جو کہ ہیڈ لائن بنی تھی بہت سے اخباروں میں، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کو ریمیٹنسز چلا رہی ہیں، یعنی پاکستان کی پوری جو مرضی انہوں نے کلیم کیے ہوں کہ کہاں جو ہے وہ برآمدات کو کہاں پہنچا دیں گے، لیکن جو معاملہ تھا اصل میں وہ یہی رہا تھا کہ اگر پاکستان کے مزدور جو باہر بیٹھے ہوئے کووڈ کی وجہ سے آ جا نہیں سک رہے تھے، انہوں نے پیسے بڑھانے بھیج دیے تھے، وہ 30 بلین سے بڑھ گیا تھا، تو پاکستان کا حال جو ہے اس میں ایک دوسرے کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پچھلی حکومت کی اپنی جو کارکردگی ہے نا اس کو بھی سامنے رکھیں، اور میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی دوسری حکومت جو ہے اس کے اوپر تو ساری کی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں، ان کے تو کندھوں کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ہے، اور جو مس مینجمنٹ کا بوجھ چھوڑ کے گئی ہے حکومت اس کو برداشت کرتے کرتے لگتا ہے کہ الیکشن جاتے تک پہنچتے ہوئے ان کے اوپر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ٹھیک، اب ڈاکٹر صاحب یہ میں خیر پنجاب والی بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر جو حسان خاور صاحب نے بات کی ڈیزل کی اسٹوریج والی، اس پہ اگر آپ کامنٹ کر دیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک کا یہ جو بل ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف ہے، ہم واپس آئیں گے تو اس کو فوری طور پر واپس لیں گے۔ اب اطلاعات یہ نہیں کہ جی اس کو تو بھول جائیں آپ 1 سال تک کے لیے، یہ کیا ہوا؟ واپس جب آپ آئے حکومت پہ تو آپ کو پتہ چلا کہ معاملات کچھ اور۔ جی میں ایک تو یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب جاتے جاتے ایک طرح سے ایک ٹریپ بچھا کے گئے ہیں یا بارودی سرنگ بچھا کے چلے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جانے سے پہلے ایک اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی جون تک، اور کچھ سبسڈی دی تھی، اور
वगैरह वगैरह, ये उन्होंने ऐलान किया था। ये जो वो एक सब्सिडी पेट्रोल की दे के गए हैं, इसकी कीमत है 600 अरब रुपए। 600 अरब रुपए। जरा मुआवजा करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि, और ये सिर्फ जून तक है, यानी जब उन्होंने सब्सिडी दी जून तक उसकी कीमत 600 अरब है। हमारा सालाना बजट पूरी वफाकी हुकूमत चलाने का जो है वो 517 अरब है। आप देखिए 520 अरब में पूरी वफाकी हुकूमत चलती है, और इमरान खान साहब जाते जाते एक सियासी नारा मार के, जिसको ना उन्होंने बजट किया, ना काबीना से अप्रूव करवाया, ना ईसीसी से अप्रूव करवाया, और लोगों को 600 अरब का टीका लगा के चले गए। ये जो इस वक्त तो कहते हैं कि हमारे पास तो चूंकि रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, हमने पैसे ज्यादा कलेक्ट कर लिए हैं, इस वजह से हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ये आर्गुमेंट था। बजट में नहीं है ना, नहीं। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि रेवेन्यू इतना आ ही नहीं रहा, या तो आ रहा हो रेवेन्यू तो फिर तो हम बात कर सकते हैं, रेवेन्यू तो इतना आ नहीं रहा। दूसरी बात ये कि रेवेन्यू जितना भी आए, आप बजट बनाते हैं ना, ये कोई परचून की दुकान तो नहीं कि दाल खरीदी दाल बेचती, पूरी हुकूमत चलानी होती है, आपको बजट बनाना होता है। बजट में नजर आ जाता है, आप लिखते हैं कि भाई ये पैसे 600 अरब, ये जो हमारी आमदन आ रही है उसमें से इतने पैसे यहाँ जाएंगे, इतने यहाँ जाएंगे। वो किसी मद में नहीं लिखा हुआ कि ये 600 अरब कहाँ से आएंगे, जिसके नतीजे में मार्केट ने ये भांपा कि ये तो सब्सिडी का मतलब है कि मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, तो उन्होंने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी। लेकिन हमने जो इजाफी टैंक सब मंगवाए हैं, इजाफी ईंधन जो मंगवाया है, वो इसीलिए कि हम इतनी ज्यादा सप्लाई की ग्लट कर देंगे कि ये सारी चीजें, तमाम मामला जो है वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपका कोई और भी सवाल है इसके अलावा? स्टेट बैंक वाला लेजिस्लेशन वक्त जी, मिफ्ता साहब कल तशरीफ लाए हैं, मिफ्ता साहब से बात करके मैं फिर आपको तबसरा कर पाऊंगा। लेकिन आपका प्रिंसिपल स्टांस तो ये है ना कि ये लेजिस्लेशन मुल्क के खिलाफ हुई थी, इसको वापस होना चाहिए। जी, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा सख्त लेजिस्लेशन थी। उस लेजिस्लेशन में कई ऐसी निगोशिएशंस थी जिनके अंदर हमें अवाम पे बोझ डालना कम करने की हमारे पास गुंजाइश थी, जो हमने सही तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं की। लेकिन जब मेरी आखिरी मरतबा मिफ्ता साहब से भी मुलाकात हुई और दीगर जो पूरी मुआशी टीम से भी, तो इस वक्त वो ये नहीं चाहते कि हम इनके जमाने के हुए हुए, फॉर एग्जांपल इन्होंने एक दो बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं एलएनजी के, हमने ही उनको, पर जिस तरह ये चोर 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 करके इन्होंने मुल्कों को भगा दिया था, हमने इन पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। और हम इनके कतर वाली बात कर रहे हैं, कतर से जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, जी कतर वाली, तो इन्होंने इल्जाम लगाया हम पे, हमने तो इन पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन उसके अलावा भी जो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स पिछली हुकूमत ने किए हैं, हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर कर रहे हैं, मगर आगे बढ़ते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अवाम पे बोझ कम करने की गुंजाइश पैदा की जाए। चले, मैं हसन साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो अब लास्ट सेगमेंट में गुफ्तगू करते हैं पंजाब और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ है। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन खावर साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आमिर गौरी साहब मेरे मेहमान हैं। हसन खावर साहब, पंजाब में ये सब कुछ क्या हो रहा है? अब कल हलफ हो जाएगा हमजा शहबाज साहब का या नहीं? ये जो एक क्योस है, एक आईनी बहरान, सियासी बहरान का, कल ये थम जाएगा या नहीं? अभी फिल्म और आगे चलेगी? मैं सिर्फ तारिक साहब, आप मुझे पता है आगे बढ़ना चाह रही हैं, लेकिन ये स्टेट बैंक के कानून के हवाले से एक बात करनी बड़ी जरूरी है। बड़ी खुशाइंद बात है जो मुसद्दिक साहब ने की है कि जो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उनको लेके चलेंगे और सियासत की नजर नहीं चढ़ाएंगे। ये बड़ी अच्छा प्रेसिडेंट सेट करेंगे अगर ये करेंगे। लेकिन कानून साजी और ठेके दो अलग मामला हैं। और स्टेट बैंक का कानून वो है जो हमने मुल्क के मफाद के अंदर वो एक्ट पास किया था और हमने बड़ा कैपेबल गवर्नर लगाया था। लेकिन इनकी पार्टी की राय ये थी कि ये जो कानून है, इन्होंने स्टेट बैंक को IMF को गिरवी रख दिया है और जो गवर्नर है वो भी उनका बंदा है। और ये सारी एक पूरी कैंपेन चलाई गई थी। अगर ये समझते हैं कि वो एक्ट मुल्क दुश्मनी में था, वो एक्ट गलत था, तो ये कोई ठेका तो नहीं है। असेंबली के अंदर तो हम है ही नहीं, ये तो इनके लिए 1 घंटे की बात है। अगर ये तब सच्चे थे तो अब इनको कानून में तरमीम लानी चाहिए। और अगर ये उस कानून के साथ लेके चलते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि जो पहले सारी कैंपेन चलाई गई वो सारी झूठ के ऊपर, मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मबनी थी। और ये स्टेट बैंक के कानून का जो मामला है, ये पूरे कौम बड़े गौर से देख रही है, क्योंकि आपने हमें सबक दिए थे कि ये कानून गलत है और अब हुकूमत आपकी, असेंबली आपकी, अब वो कानून अपनी जगह और उसको लेके आप जा रही है। तो ये बात हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब इसका जवाब दे दें अगर शॉर्टली, पहले हसन साहब आगे चले, पहले इसका जवाब दे दें। जी, मैं ये इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। हम आज भी ये समझते हैं कि अगर हम इनकी जगह बैठे होते
तो वो निगोशिएशन ना करते जो हुई है, और ये वाला कानून ना बनाते जो यहाँ पर बनाया गया है, जो उस निगोशिएशन की वजह से बनाया गया था। अब अगर जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, हम इस कानून को लेकर साथ चल रहे हैं, लेकिन इसमें तरामीम जरूर होनी चाहिए और इसमें तरामीम जरूर होंगी, मगर हम कोई भी इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच नहीं करना चाहते। जो ये पहले सॉवरेन कमिटमेंट्स पाकिस्तान के बिहाफ पे करके गए हुए हैं, उनको हम उसी मुनासबत से लेकर आगे चल रहे हैं। मगर जैसा मैंने आपको पहले बताया, जैसे ये वाला खत्म होगा, हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, उसके बाद जो भी तरामीम हम समझते हैं अवामी हक में होंगी वो जरूर की जाएंगी और अवाम को रिलीफ। आप ये IMF के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? जी, IMF और उसकी वजह से जो कानून बनाया गया, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, जिसकी एक शिक थी कि ये कानून होना चाहिए, वो कानून अब हम बदलेंगे तो वी वुड कम इनटू द ब्रीच ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। हसन साहब का ये था कि लेजिस्लेशन और कॉन्ट्रैक्ट अलग-अलग चीजें हैं। आपका कहना ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही लेजिस्लेशन हुई है? जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इन्होंने लेजिस्लेट किया था, जिसकी वजह से हमने इनको कहा था कि देखिए IMF के जरूर उनकी बात सुने, अगर आपने पैसे लेने तो आप अपने लेंडर की बात सुने, मगर मुल्क को उसके पास गिरवी ना रखें। मगर इन्होंने कानून साजी भी की और कॉन्ट्रैक्ट भी किया। अब हमारा इस वक्त मौकफ ये कि हमें कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करना चाहिए, और कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की वजह से जो अवामिल कानून की शक्ल पा चुके हैं, उनको जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है हम देखेंगे, उसके बाद अवामी हक के अंदर उनको चेंज करेंगे। और कुछ चीजें जो चेंज की जा सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किए बगैर, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको ऊपर भी गौर किया जाएगा। हसन साहब, पंजाब की सूरत हाल। तारिक साहब, जी आमिर साहब, उसमें ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं था। ये जो IMF का प्रोग्राम, वो कहते हैं लेजिस्लेशन हुई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से थी IMF, और वो कहते थे पैसे आपको उस वक्त देंगे कि जब आप ये करेंगे। जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, IMF का जो प्रोग्राम था, बिल्कुल उसके अंदर हमने लेजिस्लेशन की थी, लेकिन नई हुकूमत आने से पहले IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो चुका था, और उन्होंने कहा था जब नई हुकूमत आएगी तो हम नए सिरे से उनसे बात करेंगे। इसी मैंडेट के साथ मित्ता साहब वहां गए थे। यही वो क्लेम कर रही हैं कि हमने IMF के साथ रीनिगोशिएट कर लिया है। उस रीनिगोशिएशन के अंदर ये अगर चाहते और ये समझते कि स्टेट बैंक का लॉ जो है वो अच्छा नहीं है, तो इनको पहली कंडीशन रखनी चाहिए थी कि जी इस लॉ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इस कानून को बदलेंगे, क्योंकि हमने 1 साल इस कानून के खिलाफ कैंपेन चलाई है। अगर आप जो रीनिगोशिएट करके आए हैं उसके अंदर अगर आप स्टेट बैंक के कानून के ऊपर चुप करके आए हैं और हामी भर के आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस कानून को एंडोर्स कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हमने जो पहली कैंपेन चलाई वो ठीक नहीं थी। चले आमिर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। एक सेकंड मैं कहूंगा। पहली बात तो ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड था, ब्रीच नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। इट वाज एन ऑन गोइंग प्रोग्राम। जो आपने क्योंकि उसकी तमाम शिकें वायलेट कर दी थी तो सस्पेंड हो चुका था। उस प्रोग्राम को रिवाइव किया गया है और उसी प्रोग्राम के अंदर 1 साल की एक्सटेंशन हुई है। ये आप ही का दिया हुआ प्रोग्राम है जो अभी चल रहा है, जिसकी इट्स नॉट अ न्यू प्रोग्राम, ये वही उसी की एक्सटेंशन है। इट इज नॉट अ न्यू प्रोग्राम जी। और उन प्रोग्राम्स की कंडीशनैलिटीज के अंदर भी हम प्रोविजन जरूर पैदा करेंगे अवामी रिलीफ के लिए। वैसे मजा आया डॉक्टर साहब आपका और हसन साहब दोनों का आर्गुमेंट सुन के। आप आमिर साहब। जी आमिर साहब, मैं कह रहा हूँ अवामी रिलीफ की प्रोविजन तो आप निकाल आए हैं। जो 600 अरब आपने खुद बताया सब्सिडी थी, उस पे तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। स्टेट बैंक के लॉ की कंडीशन आपने वहां पे रखी नहीं सर। आप देखिए 600 अरब तो आप वायलेट करके देखे ना, आपने बजट नहीं किया, आपके पास पैसे ही नहीं है। आप बोले ऐलान कर कहते कहीं रखे ही नहीं थे किसी ने। आमिर गौरी साहब, उसको बोले मैं तुझे 600 अरब दूंगा जो है नहीं मेरे पास, लेकिन तू समझ मैंने तुझे दे दिए। ये क्या बात हुई भाई? ऐसे थोड़ी आमिर गौरी साहब गौरी साहब कह रहे हैं आप हुकूमत अपोजिशन की सुन रहे हैं, आवाम की तो सुन ले। जी आमिर साहब। मैं जो है ना खिदमत में एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उसने जब जब इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, देखिए इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो उनकी जो अगर फर्ज की उनकी ब्रीच होगी तो उन पर सजा पड़ती है। पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह भुगत रहा है। जो मुशर्रफ साहब के जमाने में गलत इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे करके गए हैं, कोई और करके गया हो। इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे लेजिस्लेशन करने के लिए हमारी पार्लियामेंट अब नहीं मान रही, अब नई हुकूमत आ गई, हम ये बात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है फिर ना माने। उसके बाद जो आपकी गर्दन पे पांव रखेंगे ना, ये याद रखें कि पिछली हुकूमत जो है उसके पास अपने पैसे क्रिएट करने का हमें तो कोई काम नजर नहीं आया। आपकी हुकूमत मुसलसल जो है वो IMF से पैसे लेके चलती रही है, और उसके ऊपर जो
एक पूरा साइकिल चल रहा था कि हर एक हफ्ते बिजली की कीमत बढ़ती थी, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, फिर गैस की बढ़ती थी, और फिर अगली दफा फिर वही 3 चीजें चलनी शुरू हो जाती थी। और उसके साथ साथ जो है जिस तरह रुपया गिर रहा था, यकीन करें, देखें हुकूमतें आती जाती रहती हैं, पॉलिटिशियन जो है वो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ आपकी हुकूमत करके गई है, प्लीज हसान, आप एक पढ़े लिखे, at times it basically helps to understand what actually has been done to this country. इस तरह इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट से आप बाहर निकलेंगे तो उसके बाद जो भुगतना पड़ेगा ना पाकिस्तान को, हुकूमत किसी की भी हो, यानी आपकी टांगे काट के रख देंगे, यानी फाइनेंशियल टांगे। खौरी साहब, मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ कि हमने कॉन्ट्रैक्ट सही किया था, कंडीशनैलिटीज ठीक थी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर पीएमएलएन ये समझती थी कि वो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज था, तो इनको रीनेगोशिएशन के अंदर उसको कंडीशन नंबर 1 रखना चाहिए था। दूसरी बात जो आपने की, मैं आपको बताऊं कि हमने पहले कुछ साल ये पॉलिसी रखी कि फंडामेंटल्स ठीक रखें, मैक्रो एडजस्टमेंट करें, मुश्किल फैसले करें। जब आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ी तो ये एक मुश्किल फैसला था कि अवाम के मफाद को आईएमएफ के प्रोग्राम से आगे रखें। पैसे नहीं थे, बजट नहीं था, बजट तो पिछले साल बना था, तेल की कीमतें तो साल के बीच में बढ़ी, लोगों को तेल सस्ता मिला। अब वक्त में जरा पंजाब का मुझे बता दें, क्योंकि मैंने कंक्लूड करना है। पंजाब में कल क्या होगा? हमजा शहबाज साहब कल पंजाब के नए वजीर आला होंगे? जी, आज गवर्नर साहब जो है वो इसके ऊपर कानूनी माहिरीन से राय ले रहे हैं। एक बात बड़ी पक्की है कि हम जो अदालती अहकामात हैं उनके मुताबिक चलेंगे। अदालतों के अहकामात हमारी सलाखों पे हैं, लेकिन जो भी हमारे पास कानूनी ऑप्शंस हैं, जो गवर्नर साहब के राइट्स हैं, क्या चैलेंज कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, और कल फिर हलफ को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं मजीद? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ भी होगा कानून के दायरे के अंदर रह के होगा, और अदालती अहकामात की इज्जत के साथ। चलें मुसद्दिक साहब, ये तो जो है ना कहानी अभी आगे चलेगी, क्योंकि कल वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और फिर एक नया मामला। तो ये हमजा शहबाज साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं? 25 दिन हो गए, पंजाब का कोई वजीर आला नहीं है, वो वजीर आला बनने के बावजूद घूमने, कोई हलफ लेने को तैयार नहीं है उनसे। देखिए, जंगल में तो कहानी कभी नहीं खत्म होती ना। जंगल बुक तो ऐसे ही चलती है। तो जिस मुल्क में आइन को कुछ ना समझा जाए, मुझसे किसी ने कहा कि इमरान खान ने सरप्राइज देना था, आपको सरप्राइज हुआ? मैंने कहा बिल्कुल हुआ। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा था ना होगा। मैंने कहा हाँ यार, मैंने बहुत सोचा, मेरे गुमान में हर चीज आई, लेकिन मुझे गुमान में ये बात नहीं आई कि एक प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामान में बैठता है वो आइन को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा, और आइन के मुताबिक वो ये कहेगा कि अगर बलूचिस्तान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो ठीक होता है, अगर सेनेट के अंदर माइनॉरिटी का लीडर आ जाता है तो ठीक आता है, लेकिन अगर मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया जा रहा है तो आइन की ऐसी की तैसी। और ना सिर्फ आइन की ऐसी की तैसी, बल्कि ऐसी की तैसी तो उन्होंने ऐसी फेरी कि मैं आपको बताने से कासिर हूं। उन्होंने कहा ये बाएं तरफ बैठे हुए जो तकरीबन 200 मेंबरान हैं, 197 टू बी प्रिसाइज, ये असल में मुल्क के गद्दार हैं और इनको वोट देने का ही हक नहीं है। मुल्क का वफादार सिर्फ वो है जो मुझे सपोर्ट करे। तो जिस मुल्क के अंदर आइन को इस तरह उठा के रद्दी में फेंका जाए, जिस मुल्क में अपने से सियासी इख्तलाफ करने वाले को गद्दार कहा जाए, जिस मुल्क में उस गद्दारी के एलिगेशन की बिना पे पार्लियामान के मेंबरान का वोटिंग हक छीन लिया जाए, वहां पे ये बात कि हम नहीं देते, हमारा गवर्नर लगा नहीं देते तुम्हें वोट ये तो छोटी बात है। तो सोशल मीडिया पे चल रहा है गवर्नर साहब एहतिकाफ में बैठ गए, अभी इसके बाद वो उठेंगे एहतिकाफ से तो कुछ होगा। आमिर गौरी साहब, लास्ट कमेंट सर। The constitution shall prevail जी, इंशाल्लाह। हमजा शहबाज ने अपना जो हल्फ है ना वो जुबानी याद कर लिया होगा, ठीक है ना, कि आज होता है कल होता है। उन्होंने कहा टेलीफोन पे ले ले मेरे से। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बात मुसद्दिक कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी जान जरूरत से ज्यादा है, इस वजह से कि देखिए जो चीजें हमने देखी हैं, आप भी मेरे साथ ही पार्लियामेंट के अंदर, जब नेशनल पार्लियामेंट के अंदर हमने जो चीजें देखी ये कभी सुनी है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान जो है बहुत इज्जत उनके लिए, लेकिन ही इज बेसिकली कॉन्स्टेंटली प्रूविंग दैट ही इज अ वेरी सोर लूजर। एक ऐसे स्पोर्ट्समैन को जिसकी सारी जिंदगी जो है वो हार जीत का खेल रही हो, उसे ये जेब नहीं देता कि वो इस लेवल तक जो है ना वो कन्फ्रंटेशन को ले जाए कि जनाब मैं तो ये जो है ना, इस तरह की चीजें शिवसेना करती थी कि पिच उखाड़ दी, ठीक है ना, कि मैच ही नहीं होने देना पाकिस्तान का। अब फर्ज किया, अगर फर्ज किया उनको अपने देखे ना, इनकी पार्टी के अपने लोगों ने अपने लोगों को नेशनल टेलीविजन पे बैठ के गालियां दी, ठीक है ना, इस वजह से कि उन्होंने इख्तलाफ करने की जरूरत की।
अब अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जिस तरह ये कह रहे हैं मैं तो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा मुद्दार का, लेकिन इनकी पार्टी जो अपने लोगों के साथ सलूक कर रही है, तो कल आप 20 लाख की जगह 20 करोड़ लोग इकट्ठे कर लें इस्लामाबाद में, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो ट्रॉली कहां से लेके आएंगे जिसके ऊपर बंदे चढ़ाए जाएं। क्योंकि पिछली दफा तो बहुत सारा इल्जाम था कि उनके साथ जो लोग थे वो उनके अपने नहीं थे, और फिर हमने देखा कि उनकी कोर टीम जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ 3.5 years टूटी है, और अब उनके साथ जो लोग रह गए थे वो सिर्फ एडवाइजर्स थे, उनकी अपनी कोर टीम ऐसे लोग नहीं थे जो मतलब जय्यद किस्म के पाकिस्तान। वैसे आमिर साहब, हसन साहब, डॉक्टर साहब, ये गुज़िश्ता कुछ सालों से, कुछ अरसे से वाकया रूनुमा होता है। हम कहते हैं यार ये इतना बड़ा वाकया, ये तो हमने न कभी देखा, न सुना, न समझा। कुछ दिनों के बाद कोई एक और बड़ा वाकया होता है और हमें दूसरे वाकया जो है ना बहुत छोटे लगने लग जाते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी हुकूमत तो नहीं टूटी इस तरह, अदम एतमाद पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन है बिल्कुल ऐसे, कोई शक की बात नहीं है। आमिर गौरी साहब, हसन खाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तमाम मेहमानों का। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।